हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है उसका सेकेंड भाग है स्वतंत्र भारत की राजनीति। उसका प्रथम चैप्टर करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें अपन 40 क्वेश्चन करेंगे, छोटे क्वेश्चन, अतिरिक्त गुणात्मक क्वेश्चन। और वो जब 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने पाठ का लगभग पूरा सारांश आ जाएगा उसमें। जिससे अपन जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन करने में अपन को बहुत हेल्प मिलेंगे, क्योंकि इस पाठ में लगभग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के समय कौन सा भाषण दिया था। यानी अपना देश 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। तो मध्य रात्रि को जब आज़ाद हुआ था, आम जनता सोई हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की खुशी में संविधान सभा के सामने एक भाषण दिया था और उस भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी बहुत बार आया हुआ है और अब भी आ सकता है। और ये जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं इसमें भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक तरह से जीके का क्वेश्चन बनता है। अपना अगला क्वेश्चन है, देश की आज़ादी से पहले कौन सी दो बातों पर सहमति बनी थी। यानी अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले देश की आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय दो बातों पर पहले ही सहमति बन गई थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इन दो बातों को अपनाया जाएगा, इन पर अमल किया जाएगा। तो दो बातें थी, लोकतांत्रिक सरकार को अपनाना। अब लोकतांत्रिक सरकार अपनाने का निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार को अपनाना यानी जनता के द्वारा सरकार का गठन करना। तो जब जिस सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होगी। तो अपना देश है वो एक बड़ा देश था, महादेश था, इसमें ज़्यादा जनता गरीब थी। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार को अपनाने पर सहमति बनी थी। और अगला पॉइंट है इसका, सबके भले के लिए काम करना, गरीब व कमज़ोर वर्ग का विशेष ध्यान रखना। यानी जब देश में ये निर्णय किया गया कि जब अपना देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद आज़ाद होने के बाद जिस सरकार का गठन किया जाएगा वो सरकार समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखेगी, जिसमें ऊंच जाति, निम्न जाति, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, गरीब, कमज़ोर, अमीर सभी वर्ग आएंगे। लेकिन सरकार वो सबके भले के लिए काम करेगी, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। और ख़ास करके जो गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीब व कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो जागरूक नहीं होते, अशिक्षित हैं। तो उनके ऊपर सरकार ध्यान दे करके अन्य वर्गों के बराबर उसको लाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सन 1947 में देश की आज़ादी के साथ किन कठिन परिस्थितियों का जन्म हुआ। यानी अपना देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो अपने देश को आज़ादी तो मिली थी लेकिन वो विभाजन के साथ मिली थी। कैसे मिली थी? आज़ादी तो मिली थी लेकिन वो विभाजन के साथ मिली थी। भारत का विभाजन हुआ था भारत व पाकिस्तान के रूप में। यानी मुस्लिमों के लिए अलग देश बना था पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए अलग देश यानी भारत। इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ था। तो जब पहले तो सारे एक साथ ही रहते थे, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। और जब मुस्लिम लोग वो पाकिस्तान की तरफ भागने, विभाजन हो गया तो जाहिर सी बात वो पाकिस्तान में जाएंगे, मुस्लिम हैं वो। तो मुस्लिम लोग वो पाकिस्तान की साइड भागने लगे, हिंदू वो हिंदुस्तान में रहने के लिए इधर उधर उनका आना जाना हो गया। तो इधर उधर आना जाना हुआ, विस्थापन हुआ, उसका घर बार छूट गए, परिवार भी छूट गए, इनसे हिंसात्मक गतिविधियाँ भी हुई। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया गया। और लोगों ने अपनी बहू बेटियां थी उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको भी उसमें मार डाला था। तो इस प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ जन्म लिया था। वो परिस्थितियाँ थी विभाजन, विस्थापन और हिंसा। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियों के नाम लिखिए। तो अपना देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाएगा।
और राष्ट्र के निर्माण करने की जब बात आई तो इनके सामने 3 समस्याएं पैदा हुई। तो पहली समस्या क्या थी? देश की एकता को बनाए रखने की समस्या। क्या समस्या थी? देश की एकता को बनाए रखने की, यानी भारत में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले थे, उनका अपना अलग अलग क्षेत्र था, क्षेत्रीय समस्याएं थी और अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ थी। तो ये इस प्रकार की विभिन्नताएं होने के कारण इन सब में एकता कैसी बनी रहेगी, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इन सब की अपनी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, अलग विविधताएं हैं इन सब में। तो इसमें एकता कैसी बनी रहेगी? देश की एकता व अखंडता को खतरा होने की एक बड़ी चुनौती थी। और अगली चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। यानी जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले इस बात पर सहमति बन गई थी कि देश में लोकतांत्रिक आधार पर सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपना देश था वो गरीब देश है, अशिक्षित देश था, गरीब देश था, तो इनको पता ही नहीं था लोकतंत्र क्या होता है, सरकार क्या होती है, चुनाव कराने क्या चीज़ होती है, क्योंकि अशिक्षित थे, जागरूक नहीं थे, इसको पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो इस प्रकार इसमें लोकतंत्र को किस प्रकार से अपनाया जाए, चुनाव करा करके लोकतांत्रिक आधार पर सरकार का गठन कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विदेशों में भी इस चीज़ की निंदा की गई थी कि भारत जिस तरह से लोकतंत्र को अपनाने की बात कह रहा है, भारत इसमें सफल नहीं हो पाएगा। भारत को एक बार राजतंत्रात्मक आधार पर शासन करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा जब शिक्षित हो जाएंगे, थोड़ा ठीक हो जाए, संभल जाएगा, उसके बाद लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। लेकिन भारत इस चीज़ पे अडिग था, भारत के प्रमुख नेता इस चीज़ पे अडिग थे कि भारत में लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी खूब निंदा की गई थी कि आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र को अपनाने की बात करें, खुद एक दिन पछताएंगे। लेकिन ये अडिग थे लोकतंत्र को अपनाने के लिए, और लेकिन ये एक चुनौती भरा काम था भारत के लिए। अगला है समाज के सभी वर्गों का विकास करना। यानी समाज में सभी वर्गों के लोग निवास करते थे, इसमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते थे। इन सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए? अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो समुदाय, यानी अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या अन्य समुदायों से कम हो, तो इन समुदायों का विकास कैसे किया जाए, ये एक भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी। तो इसमें ये सहमति बनी थी, ये चुनौती थी कि समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए। अगला पॉइंट है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इसका इंग्लिश नाम है। डिस्कवरी मतलब खोज, इंडिया यानी भारत, यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी ये पुस्तक? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? तो ये जो भारत की खोज पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, ये तो आपको बता ही दिया गया। इसमें वर्णन किया गया विविधता में एकता, यानी भारत में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। तो इन लोगों में इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद इन लोगों में एकता कैसी बनी रहेगी? तो ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करना या इसमें एकता बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो इस विविधता में एकता का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी पुस्तक भारत की खोज में किया गया। अब अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया। इस मुस्लिम लीग का विचार था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए, यानी पाकिस्तान का गठन किया जाए मुस्लिमों के लिए। इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए। इस मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान का विभाजन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? तो सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इस अधिनियम में भारत के विभाजन की बात कही गई और इस अधिनियम के तहत ही भारत का विभाजन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है अपना, विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये पता है विभाजन का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही तो हुआ था विभाजन। तो विभाजन का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के तहत ही धार्मिक और राजनीतिक मतभेद विभाजन का मुख्य कारण रहा। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में फूट डालो राज करो नीति को अपनाया गया था, क्योंकि उनका ये विचार था कि अगर इसमें फूट नहीं डालेंगे तो ये अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे, इनसे इनका ये जो व्यापार करने के लिए आए थे, अपना धन कमाने के लिए आए थे, वो काम नहीं हो पाएगा, इसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने भारतीय जनता में एक फूट डालो राज करो नीति अपना दी और धीरे धीरे इसमें धार्मिक आधार पर मतभेद पैदा कर दिया गया, राजनीतिक आधार पर मतभेद पैदा कर दिया, और धीरे धीरे वो धार्मिक और राजनीतिक मतभेद इतने बड़े हो गए हिंदू मुस्लिमों में कि धीरे धीरे वो विभाजन का कारण बन गए। यानी मुस्लिमों के द्वारा अपने अलग राष्ट्र की मांग की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये अधिनियम पारित करने का मतलब क्या था? इस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी और विभाजन की घोषणा भी की गई थी। इसमें विभाजन की बात भी कही गई थी कि भारत को विभाजन के साथ भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कब की गई? यानी क्या है कि भारत व पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 में गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा। यानी 3 जून 1947 को भारत के गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जनरल माउंटबेटन, इनके द्वारा 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, पाक के प्रथम गवर्नर जनरल व पाकिस्तान के पिता के नाम से जाने जाते थे। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, इसी की देन थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पाकिस्तान देश का गठन किया जाए। और पाकिस्तान का गठन करने के बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और इसे पाकिस्तान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जिसका बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी? यानी जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें ये समस्या आ गई थी कि भारत के विभाजन की बात को तो मान लिया गया था कि भारत का विभाजन होगा, स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन विभाजन के साथ मिलेगी, लेकिन ये समस्या पैदा होगी। अब विभाजन की बात भी ऐसी कहेगी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान या भारत होगा। अब ये समस्या आ गई कि अब कौन सी क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित किया जाए, कौन सी क्षेत्र को हिंदुस्तान यानी भारत घोषित किया जाए। तो फिर ये कहा कि भाई जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम लोग हों वो पाकिस्तान और जहाँ ज़्यादा हिंदू हो हिंदुस्तान। लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ मुस्लिम आबादी निवास करती हो। मुस्लिम आबादी पूरे भारत में, भारत की सीमा के अंदर पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई थी। किसी भी क्षेत्र को अपन पाकिस्तान घोषित कर सके इस प्रकार का क्षेत्र कोई भी नहीं था। फिर ये निर्धारित किया कि भाई जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करते उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित किया जाए। तो ये भी 2 प्रांत थे ऐसे, एक प्रांत नहीं था, 2 प्रांत ऐसे थे, पंजाब और बंगाल। उन क्षेत्रों में भारत के अन्य प्रांतों के बजाय ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती थी। तो ये भी भारत के दोनों विपरीत दिशाओं में थे। पंजाब है वो भारत के पश्चिम में था और बंगाल वो भारत के पूर्व में था, और ऐसा कोई नियम नहीं था कि जिसके द्वारा इन दोनों को एक जगह जोड़ दिया जाए। तो फिर ये निर्धारित किया गया
कि पंजाब का आधा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में चला जाएगा, जो मुस्लिम आबादी का है वो पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा, और बंगाल का आधा हिस्सा जो मुस्लिम है वो पूरी बंगाल में चला जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इस प्रकार पाकिस्तान है वो दो भागों में विभाजित हो गया। जो भारत के पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान, और जो भारत के पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान। इस तरह तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के विभाजन का बंगाल और पंजाब पर पड़ा, यानी भारत के विभाजन के साथ साथ बंगाल और पंजाब प्रांत का भी बंटवारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन से दो इलाके शामिल हैं? तो ये आपको बता ही दिया मैंने कि भारत की जो पश्चिम साइड में जो पाकिस्तान, उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्वी साइड में जो पाकिस्तान है उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान है ये पंजाब का बंटवारा करके बनाया गया था, और जो पूर्वी पाकिस्तान है ये बंगाल का बंटवारा करके बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताओ जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और एक नेता ऐसे थे, मुस्लिम नेता ही थे वो भी, लेकिन वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान में जो प्रांत है उसमें थे, और उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वो देश के विभाजन के एकदम खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और मुस्लिमों के लिए अलग देश का गठन किया जाए, पाकिस्तान का गठन किया जाए। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। अब अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों भाई इसको सीमांत गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से महात्मा गांधी देश के विभाजन के एकदम खिलाफ थे, वो चाहते थे कि देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे, यानी देश को आज़ादी मिली इसके साथ विभाजन और विस्थापन या एकता और अखंडता को हानि नहीं पहुंचे। इसी प्रकार खान अब्दुल गफ्फार खान भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इनके विचार महात्मा गांधी के विचारों से मिलते थे, तो इसी वजह से इसको महात्मा गांधी के नाम पर इसको सीमांत गांधी के नाम दिया गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। यानी मुस्लिम लीग का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य था कि मुस्लिमों के लिए इस संस्था का गठन ही मुस्लिमों के लिए हुआ था, और इसकी प्रमुख मांग थी पाकिस्तान का गठन। अब अपना अगला क्वेश्चन है, सन 1951 की जनगणना में भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत थी? यानी अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान में चली गई, और हिंदू थे हिंदुस्तान में रह गए। इसके बावजूद भी बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो विभाजन होने के बावजूद भी वो भारत में रह गए थे, यानी उसका मुल्क वो भारतीय रहा। तो देश की आज़ादी के बाद 1951 में जो जनगणना की गई, उस जनगणना के समय जो भारत की कुल आबादी थी उसमें मुस्लिम आबादी 12% थी। अब अपना अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के समय ब्रिटिश इंडिया कितने हिस्सों में विभाजित था? उनके नाम लिखो। यानी जब अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे भारत पर, तो उस समय उन्होंने भारत को भी, वो शासन करने के लिए भारत को भी 2 भागों में विभाजित किया। वो क्यों किया? उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी सहूलियत के लिए किया कि उनका शासन अच्छे से हो सके। वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो कुछ प्रांत तो ऐसे थे जिस पर ब्रिटिश सरकार ने सीधा नियंत्रण कर रखा था। कितने थे? कुछ प्रांत ऐसे थे जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सीधा नियंत्रण कर रखा था, और कुछ प्रांत ऐसे थे जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उस प्रांतों के जो राजा थे उसको अपने अधीन कर रखा था। उस राजाओं के माध्यम से उस क्षेत्रों पर शासन करती थी। तो ब्रिटिश शासन के समय भारत 2 भागों में विभाजित था। इसमें एक भाग था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी वो प्रांत जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, और दूसरे थे देशी रजवाड़े, यानी जो भारतीय देशी रियासतें थी
उनके जो प्रमुख होते थे वो राजा होते थे और वो राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करते थे। तो अपने 19 क्वेश्चन हो गए। अगले 20 क्वेश्चन अपन और करेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।